हाँ, तो चलिए आज हम पॉलिटी देखेंगे। आरओ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर सीरीज। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हुए हैं। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? तो ये 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सूरत से प्रारंभ किया था। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट देखेंगे। इंग्लैंड स्थित कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की विधि निर्माण अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषदों से सदस्यों में विहित किया गया? तो 1726 के राजलेख चार्टर के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सृजित किया गया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन थे? तो फिलिप फ्रांसिस थे, क्लू वोरिंग थे और मानसन एवं वर्नैल थे। ठीक है, याद रखेंगे आप। गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन शक्ति किसमें निहित है? तो गवर्नर जनरल एवं 24 सदस्यीय परिषद में निहित है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसका एक अलग से सीरीज है ये। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा कितने मुख्य न्यायाधीश थे? तो उच्चतम न्यायालय में कुल 4 सदस्य मुख्य न्यायाधीश थे। और सर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर सदस्यीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसे कहा? तो इल्बर्ट ने कहा। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों शक्तियां प्रदान की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी 1786। ठीक है, याद रखेंगे आप। मतलब सर्वप्रथम कौन सा गवर्नर जनरल था और किस अधिनियम के द्वारा? गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां मिली थी
गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति, दोनों की शक्तियां किसको मिली थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस अधिनियम के जरिए? तो 1786 अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 में। नेक्स्ट देखेंगे, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1784 में पिट्स एक्ट द्वारा। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1793 का राजलेख तहत। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख द्वारा प्रदान किया गया? तो 1813 राजलेख के द्वारा। कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को किस राजलेख द्वारा समाप्त किया गया? तो 1813 राजलेख के द्वारा। 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई? तो 1 लाख रुपए। चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि नियत की गई। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को लाइसेंस देना किस चार्टर एक्ट द्वारा अनिवार्य किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा। आगे देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई और जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल परिषद स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो 1793 चार्टर एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 1833 राजलेख द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो 1833। प्रथम गवर्नर देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल ये पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग आपने देखा था। अभी यहाँ पे है प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, देखिए हमने स्टार्ट में दिखाया, हम क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं आपको। देखेंगे ये प्रश्न यहाँ से ऐसे बनता है ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? खैर बंगाल भी तो भारत में ही है, लेकिन पूछा गया है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। लेकिन यदि भारत का पूछा जाए तो भारत का तो याद रखेंगे आप, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, दोनों याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान है? तो 1833 के राजलेख द्वारा ये प्रावधान है। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत में आने जाने व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो 33 अधिनियम के तहत ही दी गई थी। ठीक है, कोई लाइसेंस, कोई उनका वीजा वगैरह नहीं होता था, वो एकदम स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? तो 1833 के राजलेख में। आगे देखेंगे, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। और याद रखना इस पे रोक कब लगी थी? तो दास प्रथा पर रोक जो है 1843 में रोक लगी थी, याद रखेंगे आप। ठीक है,
तो अधिनियम घोषित कब हुआ? तो 1833 में। और बंद कब हुआ? 1845 में। आगे देखेंगे, ये थोड़ा ये भी देखते चलेंगे आप। 1833 के राजलेख में निर्मित विधि नियम, रुकिए हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा जानना जरूरी है। देखिए, विधियों का विनियम कहा जाता है। 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता है। अधिनियम द्वारा निर्मित विधियां अधिनियम कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में भारत के गवर्नर जनरल की प्रसिद्धि द्वारा निर्मित विधि को अधिनियम कहा जाता है। ये जानते तो हैं आप, लेकिन एक बार। तो 1853 के राजलेख भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर लेख लिखा गया। और चार्टर लेख ही पहले क्या था? राजलेख था, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन हुआ। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ को बनाया गया था, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। आगे देखेंगे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 अधिनियम। देखिए, 1833 में बहुत कुछ हुआ है, सब रट लेना है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा शारदा एक्ट के माध्यम से किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्य और विधानसभा की स्थापना करते हुए कार्यपालिकी एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू हुआ? तो 1853 के राजलेख द्वारा लागू हुआ। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्व सदस्य बना दिया गया? तो 53 में ही, ध्यान रखेंगे। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब हम भारत सरकार के कुछ अधिनियम देखेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, भारत में कंपनी का शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित थी? तो भारत में मंत्री एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। देखिए, 12 सदस्यता तो 1853 में खत्म कर दी गई थी, है ना, इसको भी ध्यान रखना है। रूल खत्म हो गया, फिर होम रूल शुरू हो गया। होम रूल है ना, वो वहाँ पिटाने करने लगे। चलिए आगे देखते हैं, भारत परिषदों के सदस्यों में 15 की नियुक्ति कौन करता था? तो 8 सदस्यों सम्राट के द्वारा तथा 7 बोर्ड के डायरेक्टर द्वारा नियुक्त होते थे। 8, 7, 15, ठीक है। 8 जो सम्राट के द्वारा, मतलब राजा के द्वारा, और जो 7 बोर्ड के डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त होते थे। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम के द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित होते थे? तो 1858 अधिनियम के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 1858 अधिनियम के द्वारा। जी, ये कोचिंग के ही नोट्स हैं, याद रखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? तो 1858 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, मतलब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था, तो 1858 अधिनियम के द्वारा। आगे देखेंगे, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो याद रखेंगे आप, ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया
1 नवंबर 1858 की घोषणा को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। प्रतिनिधि शासन की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? विकेंद्रीकरण का मतलब अलगाव, तो 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो कैनिंग ने किया। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग। चलिए हम थोड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य को भी देखते चलते हैं। देखिए, इल्बर्ट बिल कब लाया गया था? तो आप सभी जानते हैं 1883 में लाया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के। तो याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में प्रस्तुत विधेयक, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था, और इसी को क्या कहा गया? इल्बर्ट बिल कहा गया। देखेंगे अब अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा परिषद को अधिक कुशलता से कार्य संपादन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई, और वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए। उसके प्रशासन के उत्तरदायी थे, और इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो याद रखेंगे, किसके समय में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई? कैनिंग के समय में। कब हुई? 1861 में हुई थी। आगे देखेंगे 1858 में क्या हुआ था। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। याद रखेंगे, 58 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। गवर्नर जनरल वायसराय एक ही व्यक्ति होता है। जब वह ब्रिटिश प्रांतों को शासन देखता है तब गवर्नर जनरल, तथा जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तो वायसराय कहलाता है। बंद कर दो गेट। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था आरंभ किस अधिनियम से दृष्टिगत हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1852 में। इस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला। तो 1892 के तहत। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो 1892 के द्वारा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? तो याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में किसकी रिपोर्ट को पारित किया गया? तो सर अरुणडेल समिति को। फूट डालो राज करो नीति का पोषक अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलिए बताइए, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? तो 1909 में। मतलब मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। तो भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार इसी अधिनियम के तहत दिया गया। इंग्लैंड की भारतीय परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो केसी गुप्ता सर सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया? तो 1909 अधिनियम के द्वारा। आगे देखेंगे,
केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी या द्वैध शासन की व्यवस्था कब की गई? तो 1919 में। और ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन भी है, ध्यान देंगे। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? तो लियोनिल कार्टिस थे। सब मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी छूटेगा नहीं। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डार्की, ठीक है, में द्वैध शासन की व्यवस्था का वर्णन किसने किया? तो लियोनिल कार्टिस ने। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम से नियुक्त किया गया? तो 1919 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दी गई? तो 1935 एक्ट के द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर मूडीमैन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1919 अधिनियम के द्वारा। भारत सचिव तथा उनकी परिषद के वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? तो 1919 में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं का सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? तो 1919 में। आगे देखेंगे, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली सिखों पर कब लागू किया गया? तो 1919 अधिनियम के द्वारा। आगे देखेंगे, कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? तो जान ही रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 1900 अधिनियम प्रस्तावना को जोड़ दिया गया था। भारत में संघीय सरकार की स्थापना प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जाती? क्योंकि देशी रियासतों में संघ शामिल नहीं हुई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की गई? तो स्वायत्त शासन की। आगे देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया? तो आप जानते हैं, संघ सूची 3 निम्न सूचियों में किया गया। पहला संघ सूची, दूसरा है प्रांत सूची और तीसरा था समवर्ती सूची। ठीक है, संघ, प्रांत और समवर्ती। तो संघ सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे। वहीं प्रांतीय में 54 थे और समवर्ती सूची में 36 विषय का प्रावधान था। फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय न्यायालय में कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? तो प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? तो 6 प्रांतों में स्थापित किया गया। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्न 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा कि यह अनेक बैकरों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 35 अधिनियम के तहत कि कहा ये अनेक बैंकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, तो ये नेहरू जी ने कहा था। आगे देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति पर विस्तार कर इसमें किनको शामिल कर लिया गया? तो आंग्ल, ईसाई, यूरोपीय
एवं हरिजनों को। आगे देखेंगे आप क्रिप्स मिशन को। देखिए ये हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं हुआ तो देखेंगे। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। क्रिप्स मिशन आया कब था? तो 1942 में। और इसे कहा क्या था? तो उत्तर दिनांकित चेक कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? तो भारत विभाजन की मांग, संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। अब आप देखेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेट क्रिप्स थे और A.V. अलेक्जेंडर थे। ठीक है, क्या वॉइस बहुत आ रही है क्या? क्योंकि फैन चल रहा है, वॉइस बहुत आ रही क्या? चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान है? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन थे? तो सामान्य मुस्लिम और सिख थे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। ऐसी कौन सी रियासत थी जिनके प्रतिनिधित्व संविधान सभा सम्मिलित नहीं हुए? तो हैदराबाद। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? तो 3। ठीक है, तो का समूह में हिंदू बहुमत वाले प्रांत थे और खा समूह में तो मुस्लिम वाले और गा समूह में तो असम बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? तो 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन महात्मा गांधी का है। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो M.N. राय ने किया। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 की। मुझे लग रहा है वॉइस बहुत आ रही है तो मैं बंद कर देती हूँ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? तो 296 स्थानों के लिए। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? तो 280 सीटों पर जीत मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर प्राप्त हुई थी। किस योजना के द्वारा भारत पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जून 1948 तक
अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? तो याद रखेंगे क्लेमेंट एटली ने। भारत पाकिस्तान का विभाजन अधिनियम के द्वारा हुआ, तो याद रखेंगे 1947 के। 47 में ही आपका देश भी आज़ाद हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को। ये थोड़ा इसको देखेंगे। नेहरू समिति के सदस्य कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस से, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस से थे, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे कांग्रेस से, सर अली इमाम मुस्लिम लीग से थे, सुगाब कुरैशी मुस्लिम लीग, MS अड़े हिंदू सभा, MR जयकर हिंदू सभा, GR प्रधान हरिजन, सरदार मंगल सिंह सिख, तेज बहादुर सप्रू उदारवादी थे, MN जोशी ये श्रमिक संघ थे। आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ नहीं पढ़ा तो वो इसको जरूर देखें, जरूर पढ़ें और शेयर भी कीजिएगा आप लोग। देखिए, प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? तो वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के लिए संचालन हेतु चुना था, वो प्रीवी काउंसिल है। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे? तो संयुक्त प्रांत से थे। तो कितना थे? 55 थे। और द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः 49 और बिहार से 36 थे। मद्रास से 49 थे। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत से 55 थे, मद्रास से 49 थे और बिहार से 36 थे। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो बंगाल के पूर्वी भाग से। अच्छा, ये हम भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ध्यान रखेंगे। और भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के द्वारा चलाया गया? तो 1935 अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा के विभाजन के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? तो 324 थे। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब, बंगाल और सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोगों का गठन कब किया गया? तो 30 जून 1947 को किया गया। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना सर रेडक्लिफ थे। भारत मंत्री का पद कब समाप्त कर दिया गया? तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता आम द्वारा। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों में प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? तो 1947 ईस्वी में। 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल के अधिराज का था, याद रखेंगे। चलिए इधर देखेंगे। ठीक है, तो 1937 के चुनाव के आधार पर सरकार का गठन कैसे था? तो देखिए, मद्रास प्रांत से मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचारी और कौन से दल से थे? तो ये कांग्रेस से थे। बम्बई से बीजी खरे थे, ये भी कांग्रेस से थे। बाल गंगा क्या नाम था इनका? बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, एक तिलक भी थे ना। मध्य प्रांत से BN खरे थे, ये भी कांग्रेस से थे और रविशंकर शुक्ल भी थे। बिहार से श्री कृष्ण सिन्हा थे, कांग्रेस से। संयुक्त प्रांत से गोविंद वल्लभ पंत, ये कांग्रेस से थे। संयुक्त प्रांत का मतलब उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। उड़ीसा से BN दास कांग्रेस से थे। उत्तर पश्चिम से डॉक्टर खान साहब मिली जुली सरकार। सिंध से अल्लाह बख्श और अलीखा खान थे।
असम से सादुल्लाह और गोपीनाथ थे, इनकी भी मिलीजुली सरकार थी। वहीं पंजाब से सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी से थे और बंगाल से फजलुल हक मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी से थे। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। प्रथम बैठक की बात है, तो नई दिल्ली 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना कब की गई, तो 9 दिसंबर 1946 को। देखेंगे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से बने थे। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 8 थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली, तो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। देखिए स्वतंत्र भारत के भी थे और ये स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जेपी खेतान की मृत्यु के बाद उसका सदस्य बनाया गया था, तो टी कृष्णाचारी को बनाया गया था। हम आगे देखते हैं। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। संविधान सभा का प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया, तो अक्टूबर 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुई। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा के सदस्यों को समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसे कैसे बनता है। तो जब ये सभा गठित हुई तो कुछ प्रांतों में प्रतिनिधियों के संविधान सभा की सदस्यता तो समाप्त हो गई थी, तब जब संख्या रह गई भारतीय तो 299। ठीक है, ये 229 जो है प्रांतों से, 70 देशी रियासतों से। ये भी याद रखेंगे, कैसे पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान देना है। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन पश्चात अंतिम रूप दिया गया, तो 3 वाचन। प्रथम वाचन 4 नवंबर और 9 नवंबर 1948 को द्वितीय, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक तृतीय। ठीक है, याद रख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे देखिए। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हैं, तो 12 थे। अधिवेशन की कुल अवधि 165 दिन की थी। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया, तो 114 दिन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई। देखेंगे अंतरिम बैठक में कौन सी
भाग किसको दिया गया था, मतलब किसका क्या क्षेत्र रहा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन ये जो प्रस्ताव था, इसी में तो भारत पाक का विभाजन भी हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे आप इन्हीं के समय। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल इन्हें सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई गृह सूचना तथा प्रशासन का काम था। जॉन मथाई का उद्योग आपूर्ति का था और बलदेव सिंह का रक्षा का, श्री राजगोपालाचारी शिक्षा और C.H. भाभा का कार्य खान बंदर का, राजेंद्र प्रसाद का खाद्य एवं कृषि था, ठीक है। खाद्य और मतलब खाने की चीजें और कृषि से संबंधित था, तो याद रखेंगे। खाद्यान्न ये पूछा हुआ प्रश्न है। आसफ अली का काम रेलवे से था, जगजीवन का श्रम से था, लियाकत अली का वित्त से था और आई चुंदरीगढ़ का वाणिज्य से था, अब्दुल रब निस्तार का संचार लीग से था, जोगेंद्र नाथ मंडल का विधि से था और गजनाफर अली खां का स्वास्थ्य से था। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्षता में हुई थी, उसके परिणाम क्या हुए। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष आपको पता है सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान से घोषित किया गया, तो 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के संप्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। भारतीय संविधान सभा में उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया, तो अनुच्छेद 394 के तहत। यह संविधान के प्रारंभ के बारे में, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत 26 नवंबर 1949 से और शेष जो है 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होते हैं। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, याद रखेंगे आप। 26 नवंबर को विधि। संविधान निर्माण में समिति और उनके अध्यक्ष को देख लेते हैं। तो आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक सेकेंड। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार के सरदार वल्लभ भाई थे। अल्पसंख्यक समिति के भी थे। झंडा समिति जो पूछा गया है परीक्षा में, तो राजेंद्र प्रसाद थे। रियासत समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। देशी रियासत समझौता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखेंगे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी और मूल अधिकार संबंधी जेबी कृपलानी। देखेंगे अल्पसंख्यक उप समिति H.G. मुखर्जी, सर्वोच्च न्यायालय समिति S. वारदाचार्यार और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, संविधान के तो G.B. मालंकर, आवास समिति के श्री रामाभी पट्टा सीतारामैया और प्रत्यय पत्र समिति के अलादी कृष्ण स्वामी थे।
आलादी कृष्णा स्वामी अयंगर याद रखेंगे। अल्पसंख्यक उप समिति के SG मुखर्जी थे। खैर ये पूछा नहीं जाता है। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय गोपीनाथ बारदोलोई थे। देखिए हम इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे देंगे, ठीक है, पूरा एक स्लाइड दे देंगे, समिति अध्यक्ष ये सब दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। अब बर्जक और आंशिक तो ये AB ठक्कर थे। चलिए देखिए तो कुछ प्रश्न ऐसे देखिए पूछे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 याद रखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ये UPPCS 1993 का खैर क्वेश्चन है, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया था, है ना? तो याद रखेंगे चार्टर एक्ट 1833। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, चार्टर एक्ट नहीं होगा। निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए किया गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं पर क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, है ना, हम सिर्फ जो देख रहे हैं वही देखेंगे, तो ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन का एक अलग से हम ले आएंगे ना, एक अलग से देखेंगे सेशन। अभी आप ऑनलाइनर ही देखिए। मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया? तो संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता याद रखेंगे। किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका का अंग नहीं है? तो इनरी बेरुबारी के मामले में। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? उद्देशिका को कहा जाता है। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को। किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया? तो केशवानंद भारती। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप से घोषित किया गया? तो संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को। आगे देखेंगे उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? अपने आंतरिक एवं बाहर सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र हो। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान से कहाँ की गई? तो मूल अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्यायों में। आगे देखेंगे विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। किसका कथन है कि संविधान शरीर है? तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उसके पर खड़ी अट्टालिका। ये सुभाष कश्यप ने कहा था। देखिए बड़ा होश पोश होता है इसको पढ़ने पर प्रश्न यहीं से आते हैं ज्यादातर। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। 2008 का क्वेश्चन है UPPCS का ये। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया।
संविधान की उद्देशिका में अब कितनी बार संशोधन किया गया है? तो सिर्फ एक बार, 1976 में किया गया। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत होकर निर्वाचित होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारतीय जनता द्वारा भारतीय संविधान के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सा स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो SR बम्बई बनाम भारत संघ के वाद में। भारत में संप्रभु कौन है? तो हम भारत के लोग सभी संप्रभु हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा? तो सर आइवर जेनिंग ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां भाग थे? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। भारतीय संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद थे? तो 450। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां रह गई हैं? तो 12। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा रखा गया? तो क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के बृहत होने का एक प्रमुख कारण क्या रहा? तो यहाँ संघ तथा राज्य सरकारों और उसके अंगों का कार्य विस्तृत वर्णन करना। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने का उसका दुर्गुण वकीलों का स्वर्ण कहा? तो सर आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? तो ब्रिटेन के सम्राट के समान है। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? तो संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत कैसा राज्य है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? तो संरचनात्मक और संघात्मक और एकात्मक। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया है? तो राज्यों का संघ। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा यह एक ऐसा संघ है जिसका केंद्रीयकरण सशक्त प्रवृत्ति है? तो सर आइवर जेनिंग्स ने। किसका कथन है? देखिए कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है और ये BR अम्बेडकर का कथन है। संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है। भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा? तो G. ऑस्टिन ने कहा। संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। आगे देखेंगे आप, भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण कौन है? तो एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद के नए राज्य का निर्माण की शक्ति, राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति आदि। आगे देखेंगे आप, भारतीय मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 21 वर्ष थी। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा।
किन अधिकारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो अनिवार्य, चित्त की विकृति, अपराध, भ्रष्ट, अवैध आचरण के आधार पर। आगे देखते हैं, भारत के राज्यों और उसके राज्यों के क्षेत्रों को किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया? तो प्रथम अनुसूची में। भारत के राज्य के क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो राज्यों के क्षेत्र में, भारत के संघ राज्य क्षेत्र में और भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र में। किसी राज्य के क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 1 के तहत। किसने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एक प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है? तो जी ऑस्टिन ने कहा। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई? तो संविधान की। किसी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रोषित करता है? तो संबंधित राज्य के विधानमंडल के। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि का परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से करती है? तो साधारण बहुमत से करती है। आगे देखेंगे हम, संसद किस प्रकार की भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंपती है? तो संविधान संशोधन करके। 90वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? तो बेरूबाड़ी मामले से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया? तो न्यायमूर्ति श्री एस.के. धरकी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव गठित जेवीपी समिति के मुख्य सुझाव दिए। तो याद रखेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत कर दी, किंतु उसके साथ ही यह भी सुझाव दिया कि इस संदर्भ में व्यापक जन आग्रह पर विचार किया जाना चाहिए। तमिल भाषाइयों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो पोट्टी श्री राममुलुगई। हम थोड़ा जानकारी भी लेते चलते हैं। देखिए, देश में स्वतंत्रता के समय 562 देशी रियासतें मौजूद थी। इनमें 559 देशी रियासतें स्वेच्छा से भारत में रक्षा, विदेश मामले में संचार व्यवस्था को इसके अधीनस्थ करके राज्य का विलय कर दिया गया था। मात्र 3 रियासतें ऐसी थीं जिनके विलय में कठिनाई हुई थी, और कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। अंत में जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही, जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही भारत में समाहित किया गया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबायली आक्रमण से भयाक्रांत होकर भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार कर लिया। और ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। 1927 में गठित बटलर समिति के उद्देश्य भारत सरकार के देशी रियासतों के बीच संबंध की जांच करना, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति के सुधार के संबंध में सुझाव देना था। ये भी याद रखेंगे, बीपीएससी का क्वेश्चन है। बलवंत राव मेहता, मणिलाल कोठारी आदि के सहयोग से दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें 700 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब आगे देखेंगे, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है ये। 1939 में इस कॉन्फ्रेंस में प्रजामंडल कहते हैं, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आईएएस का क्वेश्चन है भाई। तो ये सारी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, 1-1.5 घंटे में आप पूरी पॉलिटी खत्म कर रहे हैं, जहाँ से भी पॉलिटी से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप पहले जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरी पॉलिटी से आपका जो मेन क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। इसको 2-3 बार पढ़िएगा आप लोग। चलिए थोड़ा सा और देखेंगे। देखिए, भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। ये क्वेश्चन क्या हजारों बार नहीं पूछा गया है? आप बताएंगे कमेंट में, यस और नो।
1953 में किसकी अध्यक्षता राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया? तो फजल अली की के.एम. पन्नीकार एवं एच.एम. खुजरू। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों को संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो 14 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश थे। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 4 वर्ग याद रखेंगे, का, खा, गा, घा। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया? तो पांडिचेरी। गुजरात का 15वां राज्य के रूप में गठन कब और किससे पृथक किया गया? याद रखेंगे 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात को पृथक किया गया था। 15वें राज्य के रूप में गठन किया गया था, ये भी याद रखेंगे। कब किया गया था? तो 1960 में। भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। भारत का 27वां राज्य कौन था? तो उत्तराखंड, और इसका गठन नवंबर 2000 में हुआ था। भारत का 28वां राज्य कौन था? तो झारखंड था, और इसका गठन 15 नवंबर सन 2000 में किया गया था। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 29 राज्य, 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। पहले 28 थे, अब 29 हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप। भारत में स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो 562, आप पढ़ भी चुके हैं इसे। किसी देशी रियासतों में स्वेच्छा अपना विलय भारत में कर लिया था? तो 559 में। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया? तो जनमत के द्वारा शामिल किया गया था। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया? तो पुलिस की कार्यवाही द्वारा। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया? तो बिहार, उड़ीसा और असम। याद रखेंगे 1912 की बात है, ब्रिटिश काल की बात है। आप देखेंगे नए राज्यों का गठन कब हुआ है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन किया गया, गुजरात का 1960 में, नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की बात करें तो 1972 ईस्वी में, सिक्किम का 75 में, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का 1987 में, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000, झारखंड का 15 नवंबर 2000, तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को। चलिए आगे देखते हैं, क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ है? तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 5 हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तरी परिषद मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिणी परिषद मुख्यालय चेन्नई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 11। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो भारत नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता किन प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, वंश परंपरा, पंजीकरण से, देशीयकरण, क्षेत्र और भूमि विस्तार द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत किन प्रकारों से हो सकता है? तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर या संकार द्वारा वंचित करने पर। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो 7 वर्ष, ये भी ध्यान रखेंगे। किस देश के अंतर्गत संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 5 में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान दिया गया है।
मान लीजिए आप विदेश चले गए और वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर ली, तो यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ये प्रावधान अनुच्छेद 9 में दिया गया। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई? तो संसद को। किस समिति के सुझाव नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा पारित किया गया? तो लक्ष्मी मंडल सिंधिल समिति के सुझाव पर। प्रवासी भारतीयों समिति के रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा गया? तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब देख रहे हैं ये प्रश्नों का संकलन भी हमारे पास है, तो इसको हम अलग से एक सेशन ले लेंगे, है ना। तो 2 क्लास में आपकी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही है। अभी बहुत है, अभी मतलब 1 घंटे की क्लास आपकी और रहेगी। 1 घंटे में तो आपने 1 लाइनर में पूरी पॉलिटी देखी है। चलिए धन्यवाद। लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन धन्यवाद।